डॉक्टर रुचि लेंगे एंड जितना लाइक आई अंडरस्टैंड कि आज का जो हमारा मेन segment that we'll be focusing on is the knee joint and some certain exercises to do at home जो कि in the long run आपको काफी helpful रहेंगे. So थोड़ी आवाज मेरी. So I would now hand over the mic to Dr. Ruchi and Dr. Ruchi आप please start कर सकते हैं and Dr. Ruchi, we can't hear you. आपका ऑडियो नहीं आ रहा. आपका मैम शायद माइक म्यूट. Just a minute. Now I'm able to hear you. Yes. Yes, and fine. Good morning to all the lovely people out there. Thank you. Good morning. Good morning. Yeah, हम सब good लोगों की morning. रुचि आप ही की तरफ है. Sorry. हम सब लोगों की रुचि जी के ऊपर ही है. Thank you so much. Thank you, Ji. Lovely old people. Lovely old people. Yes. Right. So मेरा जो टॉपिक अभी डॉक्टर अनुराग ने, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुराग. एंड जो टॉपिक मैं आज ले रही हूँ वो आप लोगों ने लास्ट सेशन में बोला था कि कुछ नी एक्सरसाइजेस के ऊपर अगर एक सेशन ले लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज नी पेन इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम among the elderly individuals. So we thought about कि एक exclusive माइक्रोफोन पे कर देना. हेलो. ठीक है. So मैंने ये सोचा कि चलो एक एक्सरसाइज एक सेशन पूरा नी उस पे ही ले लेते हैं. एंड आई एम कवरिंग ओनली वन टॉपिक इन दिस सेशन जिसमें हम लोग नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करेंगे. जो एक्चुअली नी पेन के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं. वन ऑफ द रीजन हमारा जो आर्थराइटिस है वो एक रीजन होता है. सो उस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे. एंड उसकी जो 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं जो मैंने एक जर्नल एक्सरसाइजेस हैं वो आपको मैं बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगा इन योर रिकवरी ऑफ योर नी जॉइंट एज वेल एज द मसल्स की स्ट्रेंथनिंग में. ठीक है. हो सकता है कि कुछ एक्सरसाइजेस आपको आती हो या वो रेपिटेशन भी हो, बट उसमें मैं कुछ ऐसे आपको टिप्स और एडवाइजेस बताऊंगी कि जिसको थोड़ा सा आप अपना उसको मॉडिफाई करना होगा आपको. नॉर्मली सी एक्सरसाइजेस सारी सेम ही रहती हैं. उनमें हमें थोड़ा सा एक चीज 2-3 टिप्स होती हैं जो हम नॉर्मली ठीक नहीं कर रहे होते. आई मस्ट से दैट. तो उसको बस आपको चेंज करना होता है. तो तभी हम कहते हैं कि हमें शायद बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं बट हम एक्सरसाइज कर रहे हैं. अक्सर ये लोग हमें आके बोलते हैं कि मैं इतने सालों से एक्सरसाइज कर रहा था बट मेरे को बेनिफिट नहीं मिल रहा या मेरे को पेन जो है वो अभी भी कम नहीं हो रही है. तो हम उनको बोलते हैं कि अच्छा आप जो एक्सरसाइज कर रहे थे आप हमारे सामने करके दिखाइए. तो जब वो करते हैं तो कुछ ऐसी 2-3 चीजें होती हैं. वो कुछ भी रीजन हो सकता है कि थेरेपिस्ट ने या डॉक्टर ने उनको कुछ समझाया और उनको समझ में नहीं आया, या डेमोन्स्ट्रेशन होती है कभी कभी कि वो समझ में नहीं आती है. एंड कुछ ऐसे होता है कि हम लोग भूल भी जाते हैं. अक्सर ऐसी चीजें होती हैं कि हम लोग वी टेंड टू फॉरगेट. सो वही हम लोग फ्लो में करते रहते हैं. सो मेरी जो टिप्स मैं आपको एक्सरसाइजेस के दौरान बताऊंगी उसको प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. चलिए ठीक है. So we'll start with the session. So knee osteoarthritis जो है उसमें सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि लोग अक्सर मुझे ये बोलते हैं कि जब हम उनको पूछते हैं कि अच्छा क्या हुआ है आपके नी में, तो वो कहते हैं कि हमारे नी के अंदर गैप बढ़ गया, गैप आ गया. सॉरी. सो गैप जो है वो नी के अंदर आता नहीं है. गैप जो है वो 2 बोन्स के बीच में कम हो जाता है. राइट.
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की जो हमारा नी के बीच में जो दोनों बोन्स होती हैं उनके बीच में गैप जो है वो कम हो जाता है। और जो नी के अंदर, मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छे से पता लगेगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, सो जस्ट अ मोमेंट। ओके, आर यू एबल टू सी डॉक्टर अनुराग? Yes, ma'am. Everyone is able to see, right? Yes, We yes. can see it. ओके, सो पहली जो इमेज है वो एक नॉर्मल जॉइंट की है। सी मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगी, जस्ट नॉर्मल सा थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये हमारा घुटना है, घुटने का जो ऊपर वाला पोर्शन है, सो दैट इज आवर फीमर, जिसे हम थाई बोन बोलते हैं। और जो नीचे वाली चीज है उसको हम टिबिया बोलते हैं, जो हमारी लेग को फॉर्म करती है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल जॉइंट लिखा हुआ है। नॉर्मल जॉइंट हमारा कैसे है, एकदम साफ सुथरा है। ये हमारी जो व्हाइट कलर की बीच में दोनों बोन्स के बीच में जो चीज है, इसे हम मेनिस्कस बोलते हैं, कार्टिलेज का काम करती है। कुशन होता है बेसिकली, जो दो जॉइंट्स, दो बोन्स के बीच में हमारा एक कुशन का काम करता है। ठीक है, और इस जो बोन्स हैं, दोनों बोन्स को जोड़ के रखता है एक जॉइंट कैप्सूल। ठीक है, तो उस जॉइंट कैप्सूल के अंदर एक फ्लूइड होता है जो हमें लुब्रिकेशन देता है जॉइंट के मूवमेंट्स को आराम से होने के लिए। अभी देखिए, साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस लिखा हुआ है, उसमें क्या हो जाता है कि जो हमारी ये व्हाइट कलर की जो कार्टिलेज है, या हम जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, जो हमारा कुशन है, वो किसी कारण की वजह से, वो मैं कारण आपको बताऊंगी आगे, उन कारण की वजह से वो दोनों कार्टिलेज जो होती है वो कम हो जाती है, उसका लॉस हो जाता है। एंड देन उसकी लॉस होने की वजह से और कुशन के लॉस होने की वजह से दोनों बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं। देख रहे हैं, तो जब दोनों बोन्स जुड़ जाती हैं तो आपस में वो टकराती हैं, उनका गैप कम हो जाता है। और जब उनका गैप कम हो जाता है, देन व्हाट हैपेंस कि हमें पेन स्टार्ट होती है। सो दिस इज द जर्नल थिंग जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है, कि कार्टिलेज कम होने की वजह से या उसके लॉस होने की वजह से बोन्स का जो कुशन है वो खत्म हो जाता है, उसका गैप खत्म हो जाता है और आपस में बोन्स टकराना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। How to go back? Just a moment. Okay. Thank you. So ये जो कार्टिलेज है वो किसके साथ, किसकी बनी होती है ये? सॉरी सर, कार्टिलेज का जो कंपोजिशन है वो क्या चीज है? व्हाट इज अ कार्टिलेज? कार्टिलेज जो होती है ये बेसिकली हमारे जॉइंट्स के अंदर कुशन होता है, जो वेरियस हमारे जो फाइबर्स होते हैं उनसे वो बनी होती है। एंड बेसिकली व्हाट वी कॉल दैट कि एक हमारे बोन्स के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग चीज होती है जिसके वो कुशन जो होता है वो उसके अंदर बना देता है। सो उस वजह से वहां पे कुशनिंग जो होती है वो इट हेल्प्स इन बेसिकली प्रिवेंटिंग ऑफ द ग्राइंडिंग ऑफ द बोन्स। जैसे हम घुटनों में कहते हैं तेल की कमी हो गई है, समथिंग, इज दैट फॉर लुब्रिकेशन और समथिंग एल्स? सी कार्टिलेज बेसिकली कुशन है। अच्छा, और जो लुब्रिकेशन का काम करता है वो हमारा जो फ्लूइड होता है जॉइंट के बीच में, वो साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं हम उसको, वो बेसिकली हमारे कुछ लुब्रिकेशन का काम करता है। तो अब ये दिमाग में आती है चीज कि कार्टिलेज क्यों लॉस हुई। कार्टिलेज के लॉस होने के बहुत सारे चांसेस हैं। बेसिकली जो मैंने सर्वे किया या सर्च किया, जो स्टडी किया, उस पे we find out कि there are 4 O's
which helps to reduction in the cartilage. अब वो 4 O's कौन से हैं? One is occupation, ठीक है. ऑक्यूपेशन में कि बेसिकली जो हमारा फ्रीक्वेंट अगर हमारी नीलिंग हो रही है या हमारी स्क्वाटिंग है या हमारी बेंडिंग है which requires these things, so it can lead to this cartilage loss. वो जितना आप उसको ओवर यूज करोगे, जितना ज्यादा उसको आप नीलिंग करोगे, एक्सेसिव की बात कर रही हूँ कि नॉर्मली हमारे कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिसमें हमें ज्यादा घुटने के बाहर बैठना पड़ता है, या स्क्वाटिंग करनी पड़ती है, या बेंडिंग होती है, या प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है जिसमें हमारी जो नी जॉइंट है वो बेंड होता है. तो उस वजह से ये तो एक रीजन हो गया. दूसरा होता है कि हमारा ओल्ड एज, ठीक है, आफ्टर 60 to 65 ईयर्स. मैंने आपको पहले भी सेशन में बताया था कि हमारी मसल स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होने लग जाती है. डिक्लाइन, एक्सेलरेशन की तरफ, घटने की तरफ वो बोन डेंसिटी जो है हमारी शुरू हो जाती है. सो मसल वीकनेस हो गया, ओल्ड एज हो गया. थर्ड रीजन होता है बेसिकली हमारा ओवरवेट, जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है. ओवरवेट से हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है. जब हमारा वेट बढ़ता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है. मेटाबॉलिज्म के कम होने से हमारा जो मसल्स पे स्ट्रेन है वो ज्यादा पड़ने लग जाता है. जब मसल्स पे स्ट्रेन ज्यादा पड़ता है तो ऑब्वियसली वो लोड, सारा लोड हमारा बोन्स के ऊपर डालते हैं. तो जब लोड ज्यादा आता है बोन्स के ऊपर तो कार्टिलेज डैमेज हो जाती है. ये रीजन है इसका ओबेसिटी का. सो जो हमारा चौथा ओ है वो है ऑस्टियोपोरोसिस. सी ऑस्टियोपोरोसिस इज बेसिकली हमारी जो बोन की वीकनिंग स्टार्ट हो जाती है वो भी ओल्ड एज के साथ ही है. सो तो ये 4 ओज हैं: ओल्ड एज, ओबेसिटी, ऑक्यूपेशन एंड ऑस्टियोपोरोसिस. तो इन 4 फैक्टर्स की वजह से हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो चांसेस है वो हमारे बढ़ जाते हैं. दूसरे फैक्टर्स है अगर कोई प्रीवियस इंजरी हमें हुई हो उसकी वजह से भी हो जाता है. या फिर हमें कोई और कुछ है कि मसल वीकनेस है या कुछ और डिजीज प्रॉब्लम की वजह से, जैसे डायबिटीज है या फिर हमारा कुछ प्रोलॉन्ग इलनेस रही है, उसकी वजह से हमारा बेड रिडन ज्यादा हुआ है, तो हमारे मसल्स वीक है, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है. तो ये तो हो गए हमारे फैक्टर्स की जिसकी वजह से हमारी कार्टिलेज जो होती है वो लॉस हो जाती है. सो नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड कि कौन से फैक्टर्स इसको प्रीडिस्पोज करते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट इट. तो फैक्टर्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है. ओके. सो सिम्टम्स इसके होते हैं बेसिकली पेन होता है, स्टिफनेस होती है, व्हाट यू कॉल हमारे क्रेपिटस होता है. मैं एक्सप्लेन करूंगी ये सब चीजें क्या होती है. स्वेलिंग होती है, मसल वीकनेस होती है. तो ये 5 चीजें होती हैं नॉर्मली ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में, जिसमें हमें पता चलता है कि अच्छा ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नॉर्मली उन पेशेंट्स में होता है जिनने मतलब जब वेट बेयरिंग हम लोग करते हैं स्पेसिफिकली तब ये सिम्टम्स ज्यादा आते हैं. पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, या फिर क्रेपिटस होगी. वेट बेयरिंग हम जब एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग ये पेन हमारे स्टार्ट हो जाती है. जैसे जैसे हमारी एक्टिविटी इंक्रीज होती है और ये पेन बढ़ती रहती है. एम आई क्लियर? ऐसे ही होता होगा जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है. राइट. वेट बेयरिंग, जब आप वेट बेयर करते हो या सिट टू स्टैंड होता है या वॉकिंग होता है या क्लाइंबिंग डाउन स्टेयर्स या अप द स्टेयर्स, नॉर्मली ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है एक्टिविटी करने में. या फिर गोइंग इन एंड आउट ऑफ द कार, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है कि एकदम से हम लोग कार में बहुत देर तक बैठे हैं और जैसे ही हम लोग उठने की कोशिश करते हैं तो हमारी बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग नहीं हो पाती नीज की. तो इस वजह से भी ये हमारा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये में पेन करता है. ये जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, वेट लिफ्टर जो होते हैं जिन्होंने मतलब प्रोफेशनल मतलब देर वेट लिफ्टर वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनके घुटने हमेशा खराब होते होंगे क्या? मैं उसी पे आ रही थी मिस्टर पुरी
नॉर्मली क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम पहले टाइम में जब थे, आज से 10 साल पहले, 10-15 साल पहले अगर आप सोचे तो ये प्रॉब्लम हम लोग कहते थे कि इट्स अ डीजनरेटिव प्रॉब्लम। डीजनरेटिव मतलब कि 50-60 साल के बाद जो है ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है नॉर्मली। बट बिकॉज आजकल क्या है कि जो यंगस्टर्स है या फिर 30 to 37 ईयर्स में जो वेट लिफ्टर्स भी है, नॉर्मली अगर वो एक्सेसिव बेंडिंग करते हैं, एक्सेसिव रनिंग करते हैं या फिर एक्सेसिव लिफ्टिंग ऑफ वेट करते हैं, तो उनका पूरा जॉइंट जो होता है, नी जॉइंट, उस पर एक्सट्रीम स्ट्रेस आता है, जिसको हम ओवर यूज इंजरीज बोल देते हैं। तो उसकी वजह से वो जो कार्टिलेज होती है वो ज्यादा लॉस हो जाती है। एंड सो हमारे जो सारे पेन सिम्टम्स और साइंस होते हैं वो आजकल 30 to 35 ईयर्स में भी स्टार्ट होने लग जाते हैं। उनको हम नॉर्मली सेकेंडरी ओए का नाम देते हैं। और तो अब ये कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ डीजनरेटिव प्रॉब्लम नहीं रही है, अब ये ओवर यूज, वेयर एंड टियर, आप जितना अपने जॉइंट को एक्सेसिवली यूज करोगे उतना ही ये और खराब होता जाएगा। तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि डूज एंड डोंट्स फॉलो कीजिए, प्रिकॉशंस फॉलो कीजिए, डाइट अपनी अच्छे लीजिए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम में भी, क्योंकि ओवर यूज इंजरीज की वजह से जो प्रॉब्लम पहले 50 साल में आती थी अभी वो 30 to 35 ईयर्स में भी आनी स्टार्ट हो गई। दैट इज अ सीरियस कंसर्न। सो मैंने स्वेलिंग के बारे में आपको बताया, कई पेशेंट्स में स्वेलिंग हो जाती है एंड एक्सट्रीम केसेस में अडीमा भी हो जाता है। अडीमा इज बेसिकली बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्वेलिंग, उसमें नी बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग बहुत कम हो जाती है पेशेंट का, और देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ फॉल आल्सो। सो इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। इनिशियल स्टेजेस में अगर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें तो हमें बहुत फायदा होता है, उस स्टेज तक हमें जाने ही नहीं देना चाहिए कि अडीमा या स्वेलिंग आ जाए। Doctor, can I ask you one question? Yeah. हम क्वेश्चंस आप प्लीज नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चंस बाद में अगर पूछें तो ज्यादा बेटर रहेगा। Okay. Is it okay? Absolutely. Thank you so much. Exercises, stiffness is basically see, stiffness क्या होता है? stiffness में हमें जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि जब दो बोन्स ग्राइंड करने लग जाती हैं, जो हमारा थाई बोन है और जो हमारा लेग बोन है, जब वो आपस में ग्राइंड करती हैं बिकॉज ऑफ द कार्टिलेज लॉस, तो मसल स्टिफनेस हो जाती है। सो वी आर अनेबल टू बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेग। सो वो प्रॉब्लम आ जाती है स्टिफनेस की वजह से। क्रेपिटस, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में, कि आपने देखा होगा कि जब हम लोग एकदम सिट टू स्टैंड करते हैं तो थोड़ा सा वॉक करते क्लिक क्लिक की साउंड आती है कभी कभी। सो दैट क्लिक इज बेसिकली ग्राइंडिंग ऑफ द बोन्स। जब आपस में बोन्स जो होती हैं, वो ये वाली जो बोन्स हैं आपस में जो रगड़ खाती हैं बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द कुशन, तो वो क्लिक क्लिक की साउंड आती है, जिसकी वजह से बोन्स के कुछ मार्जिन्स आ जाते हैं। कभी कभी हमें एक्सरे में दिखते हैं कि एक स्पेसिफिक पॉइंट आता है ऑस्टियोफाइट्स करके। सो वो बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस ग्राइंडिंग बिटवीन द बोन्स, सो एक थोड़े से एंड ऑफ द बोन्स से मार्जिन्स आ जाते हैं। तो मार्जिन्स जो होते हैं वो और ज्यादा पियर्स करते हैं हमारे मसल्स को, तो जिससे हमारा ब्लड फ्लो और वो आगे जाके जो हमारी नर्व इम्पिंजमेंट है या कुछ इस तरह की चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स वो लॉस ऑफ मूवमेंट भी करते हैं। तो लास्ट जो हमारा फैक्टर है दैट इज मसल वीकनेस। ठीक है, तो मसल वीकनेस जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि मसल वीकनेस या तो आपका कुछ प्रोलॉन्ग इलनेस रही है, उसकी वजह से आप बेड पे हैं या कुछ इस तरह का, उसकी वजह से भी मसल वीकनेस आती है। मसल वीकनेस के और एक कारण भी है कि क्या होता है कि नॉर्मली हमारे घुटने में पेन है। ठीक है, तो अगर पेन होती है तो हम लोग उसको मूव नहीं करते हैं। नॉर्मल जनरल टेंडेंसी होती है कि हम उसको कहते हैं कि ज्यादा चलो नहीं, चलेंगे तो पेन होती है, तो हम उसको घुटने को अपना वी आर अनेबल टू मूव बिकॉज ऑफ द पेन। व्हेन वी आर अनेबल टू मूव देयर इज लॉस ऑफ मूवमेंट्स। तो एक विशियस साइकिल सा बन जाता है। पेशेंट जो होता है वो पेन की वजह से अपने घुटने को मोड़ता नहीं है, डिप्रेस हो जाता है,
डिप्रेस मैं कहूँगी बहुत ही सिवियर टर्म है, बट नॉर्मली हो जाता है ऐसे कि यू डोंट फील लाइक मूविंग योर जॉइंट, एंड देन उसकी वजह से हमारी मूवमेंट और लॉस होती है, और लॉस होने की वजह से वो और पेन होती है. सो इट्स अ विशियस साइकिल. तो जब ये विशियस साइकिल बन जाता है, देन हमारी मसल की वीकनेस स्टार्ट हो जाती है. अब मसल की वीकनेस क्यों होती है? क्योंकि जब भी हम किसी अगर मसल्स को यूज नहीं करेंगे तो हमारे मसल्स जो होते हैं उनमें जो टेंडेंसी होती है वो वीक हो जाते हैं. वीकनेस की वजह से जो हमारे फ्रंट ऑफ द मसल्स हैं, थाई के जो फ्रंट मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, और जो बैक ऑफ द थाई मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं. सो व्हाट हैपेंस, एक टाइट हो गया एक वीक हो गया, तो एक मसल इम्बैलेंस आ जाता है दोनों लेग्स के बीच में. अगर दोनों लेग्स में है तो दोनों लेग्स में आता है, नहीं तो अगर एक लेग में है तो दोनों हमारे फ्रंट और बैक के मसल्स जो हैं वो आपस में इम्बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से कभी और ज्यादा डिफॉर्मिटी आ जाती है. डिफॉर्मिटी एज इन कि हमारी लेग्स जो होती है वो आपने कभी कभी देखा होगा बो लेग्स हो जाते हैं, लाइक इस तरह की हमारे लेग्स हो जाते हैं, एंड व्हाट हमारा गेट जो होता है वो ऐसा होता है. इसको हम अपनी फिजियोथेरेपी टर्म में वैडलिंग गेट बोलते हैं. और ये रीजन इसका यही है कि मसल्स वीक हैं, उसके कारण हमारा डिफॉर्मिटी आ जाती है बोन्स के बीच में, एंड देन हमारा जो चलने का पैटर्न है वो थोड़ा सा लिम्प करने लग जाते हैं हम लोग. तो यही रीजन है बेसिकली डिफॉर्मिटी का. एंड जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में कुछ सारे ग्रेड्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि आपको नी रिप्लेसमेंट में जाना है कि नहीं जाना है. अप टिल ग्रेड 2 और 3 कभी कभी सिम्टम्स एंड साइंस एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड उसका कितना फिटनेस लेवल रहा है, क्या उसका वो फैक्टर्स हैं, वो सारे कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं जो पेशेंट को रिप्लेसमेंट के लिए जाने देना और नहीं जाने देना वो बहुत हमारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं. सो आई मस्ट से द ग्रेड 3 और ग्रेड 4 बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिसमें अडीमा आ जाता है, आप बिल्कुल जॉइंट के बीच में स्पेस ही नहीं रहती है, एकदम से भुर जाती है हड्डियां जो बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, या फिर हमारा जो डिफॉर्मिटी है वो बहुत ज्यादा है, दोनों लेग्स में है. तो ये सारी कंडीशंस या जो हम लोग कहते हैं कि हम लोग रिप्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं. बट अगर ग्रेड 1, 2 या 3 तक भी है एंड फैक्टर्स हमारे फिट है, पेशेंट एक्सरसाइज करता है, देन आई मस्ट से कि देयर इज नो नीड ऑफ रिप्लेसमेंट, एंड विद द सिंपल एक्सरसाइजेस यू कैन इम्प्रूव योर नी कंडीशन लॉट बेटर. ठीक है. सो अभी इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइजेस पार्ट पे लेके जाऊंगी. सो उस दौरान अगर आपको मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं इसके रिलेशन में, देन आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग एंड में भी ले सकते हैं, जैसे आप कहें. सर आपका म्यूट है. Yeah, I had no question. No. Okay. Mr. Avinash? Yeah, I just come back. I've gone out of the Zoom. Hey. Sorry. I'm just coming back. Mr. Avinash, I was not able to hear you. No, because I've just gone out of the video, so I just corrected it. नहीं, बाद में पूछ लेंगे, आप एक्सरसाइज करा दीजिए. मैं बाद में, there's no problem. Okay. So एक्सरसाइजेस के लिए नॉर्मली क्योंकि नी की एक्सरसाइजेस हैं, सो सारी एक्सरसाइजेस 5 एक बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं, जनरल एक्सरसाइजेस हैं, सब हर कोई कर सकता है इसको. इसके लिए आपको मैट पे लेटना होगा, और मैंने 2-3 चीजें डॉक्टर अनुराग को बोली थी. इफ पॉसिबल डॉक्टर अनुराग वो कर सकते हैं हम लोग. You want a towel? Yeah, I wanted a towel, a mat and a poster. वो तो डॉक्टर अनुराग ने करवा दिया हमारे को.
हाँ, वो लास्ट सेशन में वैसे हो चुकी हैं, बट स्टिल अच्छा एक बार अगर दोबारा रिवाइव है तो कोई उसमें ओके अभी ओके तो ओके चेयर ताकि वाली एक बार सब मतलब दोबारा से जस्ट देख लें, आइडिया लग जाए, क्योंकि चेयर में बैठ के जितनी हो सकती है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अभी वी मे नॉट बी एबल टू लाई डाउन। तो मैक्सिमम क्या जैसे काम ऑफिस में काम कर रहे हैं, अच्छा तो इस तरह की एक्सरसाइज थोड़ा बता दो, दैट बी मच बेटर। और बाकी तो आई थिंक वी नॉट बी एबल टू, आपके साथ जैसे अगर आप लेटते हैं तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट बिकॉज आई डोंट हैव दैट कंडीशन प्रॉब्ली टू लाई डाउन। ओके तो ओके अगर आप हमारे को वो बता दीजिए, थ्योरी बता दीजिए, और बाकी प्रैक्टिकल जो है अपना चेयर पे बैठे हुए थोड़ा कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर चेयर पे एक्चुअली नी की जो एक्सरसाइजेस हैं वो चेयर वाली हैं तो सही, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगी। बट एक बार आप जैसे अगर आपको ऑलरेडी मालूम है, अगर आप देख लीजिए जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप बाद में उसको रिवाइज कर सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज ये एक्सरसाइजेस कॉमन हैं और इनको करने से आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो जो लेटने वाली में आप देख लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ, उसके बाद फिर चेयर वाली भी 2-3 एक्सरसाइजेस जो होंगी आई विल टेल यू, वो आप मेरे साथ कर लीजिएगा। थैंक यू। ठीक, चलिए, so let's get started. मैं अपना सामान ले आती हूँ सारा जो भी चाहिए मुझे। Are you able to hear me? We can hear. Okay. थोड़ा सा मैं पास में कर लेती हूँ, will be better. एक मैट ले लेनी है। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे, इस तरह का एक बोस्टर होता है, ये वाला बोस्टर। अगर ये आपके पास बोस्टर नहीं है तो यू कैन यूज दिस कुशन ऑल्सो। राउंड कुशन जो है ये तो हमारे घर में नॉर्मली अवेलेबल होता ही है। ठीक है, तो इसको भी यूज कर सकते हैं, और ये अगर है तो इसको भी यूज कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली दोनों पे करके दिखा देती हूँ। इसको बेसिकली हमने अपने थाइस के नीचे रखना है लाइक दिस, और लेट जाएंगे हम। दूसरी लेग हमारी स्ट्रेट रहेगी। देखिए, ये हम लेट गए। ये लेट के हमने इसको, इस एक्सरसाइज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। ये मैंने आप अपने थाइस के नीचे रखा है। ठीक है, थाइस पे रख के अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी लेग को उठा रही हूँ। मेरा थाई नहीं उठ रहा है, ओनली मेरी लेग उठ रही है, और मैं उठने के बाद अपने पंजों को मैंने अपनी तरफ कर लिया। ठीक है, तो ये हमने नीचे रखा, देन अगेन हमने लेग को ऊपर किया, 5 सेकेंड्स होल्ड किया, 1 2 3 4 5, एंड देन रिलैक्स। अगेन ऊपर किया, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ऊपर किया, 1 2 3 4 5, एंड देन रिलैक्स। तो ये हमने नॉर्मली अपनी 10 रेपिटेशंस करनी है, 5 सेकेंड्स पे होल्ड करेंगे इसमें। ठीक है, दूसरी लेग जो है वो आपकी बेंट रहेगी। उसका रीजन ये है कि हमारा जो पेल्विस है हमने उसको उठाना नहीं है, और हमारा जो ये वाला जो नी है वो हमारा स्टेबल रहना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि बैक पे स्ट्रेन आ जाता है अगर दूसरी लेग जो होती है वो हमारी स्ट्रेट रहती है। तो बेटर है कि दूसरी लेग को आप मोड़ लीजिए, उसको थाइस के नीचे रखिए। ये जैसे हमारा ये चीज है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। थाई के नीचे रखा, देन लेटे,
लेग को ऊपर उठाया एंड देन आपने इसको अपनी तरफ मोड़ लिया, 5 सेकेंड्स का होल्ड किया एंड देन आपने उसको रिलैक्स कर दिया। Am I clear? ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस तरह का रोल बना लेना है, एक टॉवल लेना है बहुत, ठीक है। उस टॉवल को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और उसको फिर ये मोड़ लिया, ठीक है। इसको मोड़ने के बाद ये हमारा एक अच्छा खासा रोल बन गया। ये जितना बड़ा, ये मेरे पास थोड़ा छोटा टॉवल है, अगर आपके पास बड़ा टॉवल होगा तो वो और अच्छा है। तो इस टॉवल का हमने इस तरह से रोल बना के एंड देन व्हाट वी डू, वी कीप इट अंडर आवर नी, ठीक है। नी के नीचे रखा हमने, फिर हम दोबारा वही पोजीशन है कि हम लेट जाएंगे, दूसरी लेग जो है वो हमारी बेंट रहेगी, बिल्कुल नीज के नीचे रखना है। जो हमारी ये चपनी है इसके बिल्कुल नीचे होना चाहिए एंड देन लेट के मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ इसको। इसमें करना क्या है, हमें पंपिंग एक्शन करना है। ये जो हमारी घुटना की जो ये पटेला होता है, इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाएंगे ताकि हमारा जो ये टॉवल रखा है, ये जो टॉवल रखा है उसको हमने नीचे की तरफ दबाना है घुटने से। तो एक प्रेशर आपको फील होगा हमारी लेग्स पे, वो करना है, ठीक है। उसको 5 सेकेंड्स हम होल्ड करके रखेंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मैंने आपको जैसे सेशन के शुरू में बोला था कि हम करते सारी एक्सरसाइजेस हैं, बट 2-3 टिप्स होती हैं जो बहुत जरूरी होती हैं। अब वो जरूरी टिप ये है कि नॉर्मली हम जब ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा जो पैर होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है, तो विच इज नॉट इम्पोर्टेंट। या फिर हम इस तरह से हमारा पैर इधर हो जाता है या फिर इधर हो जाता है, वो ध्यान नहीं रखते। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यूट्रल पोजीशन में, सो दिस इज न्यूट्रल, मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ ना मैं ऐसे कर रही हूँ, मेरा पैर जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में है और मेरा जो नी है वो सीलिंग की तरफ है, ऐसे नहीं है ऐसे नहीं है, इट्स फेसिंग टुवर्ड्स द सीलिंग। और मैं सिंपल अपनी पटेल जो हमारा पैचेला है, जो हमारा ये चपनी है, इसको नीचे की तरफ बेंड करो। जब आप ऐसे करेंगे तो आपका मसल जो है वो ज्यादा एक्टिवेट होगा, ज्यादा उस पर लोड आएगा और ज्यादा वर्क करेगा एज कंपेयर टू दिस। ये करके देखेंगे तो ज्यादा लोड नहीं आता, हम ज्यादा न्यूट्रल पोजीशन में फुट रखना है एंड देन नीचे की तरफ बेंड करना है और इस मसल्स को वर्कआउट करना है। ये हम लोग तो सीधा इस तरह से लेट के हमारा पैर न्यूट्रल पोजीशन में एंड देन दूसरी वाली लेग बेंड होगी एंड देन नीचे की तरफ हम लोग इसको प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स अगेन। जब रिलैक्स करेंगे तो हमारा फुट जो है वो नॉर्मल नीचे चला जाएगा, देन उसको फिर न्यूट्रल पोजीशन में लेके आइए। 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स, राइट। ओके, तो तीसरी एक्सरसाइज है हमारी। नॉर्मली तीसरी एक्सरसाइज में हम लोग क्या करते हैं कि जो बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है, मालूम होता है कि नहीं भी होता, कि हमारा जो नी की प्रॉब्लम है वो हमारी हिप से आती है। होता है ऐसे कि जब मैंने जैसे आपको बोला था कि बैडलिंग गेट हो जाता है, बैडलिंग गेट इस वजह से होता है कि हमारे जो हिप के मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो उनकी वीकनेस को, वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है कि हमारा नी पे ज्यादा लोड आ जाता है और हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नी के, हिप के मसल्स को भी वर्क करें। हिप के मसल्स कौन से, साइड ऑफ द लेग जो होते हैं, तो जिनको हम एब्डक्टर्स बोलते हैं, उनका वर्क करना भी बहुत जरूरी है। अब ध्यान से देखिए मैं उसको कैसे कर रही हूँ। उसमें आपको होल्ड नहीं करना है। इस वाले में पहली 2 एक्सरसाइजेस में हमने होल्ड किया था, इस एक्सरसाइजेस में हमें होल्ड नहीं करना है। हम सिंपल अपनी लेग को ऊपर उठाएंगे और बाहर की तरफ लेके जाएंगे। इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
वही जो हमारा घुटने का जो हमारा चपनी है ये स्ट्रेट रहेगी टुवर्ड्स द सीलिंग, ऐसे नहीं, अंदर नहीं, कहीं ऊपर उठाना है और हमारा न्यूट्रल रहेगा, फुट ऊपर उठाएंगे एंड देन नीचे। जब आप इसको करेक्ट वे में करेंगे तब आपको लगेगा कि हमने कुछ वर्कआउट किया है। अगर हम सिंपल ऐसे ही करते रहेंगे तो आप इसको 50 बार भी कर लो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, इनफैक्ट आपका पेन ही बढ़ेगा। सो द करेक्ट वे इज लाइक दिस। दूसरी लेग मेरी बेंट है, फुट को मैंने न्यूट्रल पोजीशन पे रखा, स्ट्रेट है, मेरा नी भी स्ट्रेट है, मैंने थोड़ा सा उसको उठाया 10 डिग्री और मैं उसको बाहर ले, थोड़ा सा बाहर लेके जाना है, फिर हमें नीचे करना, देन रिलैक्स अगेन न्यूट्रल पोजीशन, नी को थोड़ा सा सामने लेके आइए क्योंकि उसकी टेंडेंसी रहती है बाहर जाने की, आगे ऊपर एंड देन बाहर। आपको फील होगा कि साइड ऑफ द मसल्स जो आपके लेग ये वाले हैं इन पे ज्यादा वर्कआउट हो रहा है। एक बार और करके दिखाती हूँ, ऊपर एंड देन बाहर, रिलैक्स। ऑन द सेम पेज, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर ओके गुड गुड ओके। ये हमारी 3 एक्सरसाइजेस हो गई। सो जो मेरी 4th एक्सरसाइज है, मैंने अभी आपको बोला कि हिप जो है हमने फ्रंट का कर लिया, ठीक है, हमने साइड का कर लिया। अब इम्बैलेंस क्या है, जो हमारा क्वाड्रिसेप्स जो मसल होता है, जो हमारा लेग है, लेग 4 मसल्स हैं उसमें, फ्रंट ऑफ द थाई के, बैक ऑफ द थाई के, साइड बाहर की साइड और अंदर की साइड। तो अंदर अब हमने ऊपर का कर लिया, हमने नीचे का कर लिया, साइड का कर लिया सॉरी। अब हमें अंदर के मसल्स का भी वर्कआउट करना है, वो बहुत होता है, उसको हम बेसिकली वीएमओ स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं, इसका नाम होता है। तो उसको कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें 2 चीजों का इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैंने अभी पहले बताया कि आप पहली सारी तीनों एक्सरसाइजेस में आपका न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए, फुट आपका जो ये चपनी है ये सीलिंग की तरफ रखनी चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी लेग को साइड पे बेंड करना है, ठीक है। ये देखिए ये मेरा न्यूट्रल फुट है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी लेग को साइड पे बेंड कर लिया। इसमें 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है कि पहले आपने उठाना नहीं है, और नॉर्मली क्या होता है कि जब हम साइड को बेंड करते हैं तो हमारा घुटना इस तरह से मुड़ जाता है, वो मोड़ना नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोड़ लेंगे तब कोई फायदा नहीं होगा इस एक्सरसाइज का। आपको स्ट्रेट रखना है, अपना नी स्ट्रेट रखना है, सिर्फ लेग को आपको साइड की तरफ, अगर आप हाथ लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज कई लोग, अब मेरे को यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली जो पेशेंट्स होते हैं उनका यहाँ पे गैप होता है, आपने देखा होगा कि घुटना और जमीन जो है वो लगता नहीं है, तो नॉर्मली उनकी पोजीशन ऐसे ही रहती है। तो ट्राई कि आप उसको और ज्यादा बेंड मत करो, ठीक है, जितना आपका स्ट्रेट हो सकता है स्ट्रेट करके, एंड देन यू टर्न इट टुवर्ड्स द साइड एंड देन लिफ्ट योर मसल टू 30 डिग्री। आप अपनी लेग को सिर्फ 30 डिग्री आप उठाएंगे, ओके। इसमें आप 5 सेकंड का होल्ड करें, सारी एक्सरसाइजेस में 5 सेकंड का होल्ड कीजिए और उसको अपने हिसाब से 10, 15, 20 रेपिटेशन जितना आपको कर सकते हो आप उतना कीजिए। दिन में 2 बार ये एक्सरसाइजेस करनी है सारी। मैं आपको डेमो करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है। मैंने अपने नी को स्ट्रेट रखा है, नी को स्ट्रेट करके न्यूट्रल पोजीशन में मेरा फुट है, मेरा फुट ऐसे नहीं है, न्यूट्रल पोजीशन में मैंने अपने फुट को लेके आई, मैंने अपनी लेग को बेंड कर लिया साइड से, ठीक है, एंड देन मैंने उसको उठाया। 1 1 2 3 4 5, रिलैक्स
रिलैक्स में वापस ले आए, न्यूट्रल पोजीशन में, रिलैक्स, देन अगेन 1 2 3 4 5, रिलैक्स, अगेन 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एक बार और करेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, राइट। ये हमारा हो गया वीएमओ स्ट्रेंथनिंग का। दूसरी लेग को मैं बार बार बोल रही हूँ, हर एक्सरसाइज में दूसरी लेग को भी बेंट रखना है, उसको सीधा नहीं करना है, नहीं तो आपके बैक पे स्ट्रेन आ सकता है। तो ये हमारी 4 एक्सरसाइजेस जो हैं ये हमारी स्ट्रेंथनिंग है, ठीक है। अब जो लास्ट 5वीं एक्सरसाइज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगी। उसमें हमने किस तरह से करना है वो देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से लेट जाना है और अपने नीज को बेंड कर लेना है, ठीक है। बेंड करके उसको हमने ऐसे टेबल टॉप पोजीशन बना देंगे, ठीक है। पहले सीधा रखा एंड देन उसको बेंड किया थोड़ा सा और ऐसे उठा लिया। उठाने के बाद हमने एक 90 डिग्री एंगल बना लिया, देख रहे हैं आप, एक 90 डिग्री एंगल बन गया। तो मैं इसको यहाँ से पकड़ लूंगा और इस पे आप दूसरी लेग स्ट्रेट भी रख सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो जब मैंने ऐसे किया तो मेरे यहाँ पे जो स्ट्रेच आया, मैंने यहाँ से पकड़ लिया इसको ताकि मेरा नी नीचे ना जाए। पकड़ने के बाद मैंने अपनी लेग को स्ट्रेट किया और अपने फुट को अपनी तरफ मैंने मोड़ लिया, ठीक है। ये ऐसे हमने छोड़ा इसको, ये ऐसे किया, इसको हमने ऐसे किया, छोड़ा और फुट को अपनी तरफ। इसमें आपका क्या हो रहा है कि आपका ये वाला मसल भी स्ट्रेच हो रहा है और आपका काफ भी स्ट्रेच हो रहा है। 5 सेकेंड्स के लिए करेंगे हम लोग। If you want, I can repeat the exercises, or is it okay? Okay. Okay, okay. तो जैसे कि मैंने आपको नॉर्मली बताया कि डूज एंड डोंट्स एंड प्रिकॉशंस जो मैंने बीच में आपको बताए थे वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं इनको करने के लिए। मे बी आप ये पहले भी कर रहे हो, होता है कि रेपिटेशन है, बट 2-3 चीजें हैं जैसे कि अपने पटेला को जो चपनी है उसको ठीक से रखना है, लेग को बेंड नहीं होने देना है, फुट को न्यूट्रल पोजीशन पे रखना है, दूसरी लेग जो है वो बेंड होनी चाहिए। नॉर्मली कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट्स एक साथ कर लेते हैं दोनों नीज का, वो भी अच्छी चीज है, कर सकते हैं वो, बट अगर इस तरह से करेंगे तो ज्यादा फायदा हो। So these are the 5 best exercises which I think कि people should do it. चेयर एक्सरसाइजेस का कर्णपुरी ने मुझे पूछा था, तो चेयर एक्सरसाइजेस में सर नॉर्मली हम ये वाली एक्सरसाइजेस करते हैं, आपने पहले भी करी होंगी। जैसे मैं चेयर पे बैठी हूँ तो हमने अपनी ये वाली जो ये 90 डिग्री पोजीशन में होना चाहिए, ये जो चीज है वो चेयर के साथ आएगी, ठीक है। और हम अपनी लेग को इस तरह से आगे करेंगे, 1 2 3, ये आप लोग कर सकते हो मेरे साथ, 4 5 6 7 8 9 10, राइट। नॉर्मली चेयर्स पे हम लोग और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो हम बैठ के कर। आपको वीडियो नहीं आ रहा। मैम आपका साउंड नहीं आ रहा।
नहीं मैम, साउंड नहीं आ रहा अभी। मैं फिर बंद हो गया। हेलो, अब ठीक है। ओके। आई होप ये सेशन आपको यूजफुल रहेगा और ये एक्सरसाइजेस अगर आप करेंगे एंड डूज एंड डोंट्स फॉलो करेंगे तो बहुत like, हम अपने पेशेंट्स को यही बताते हैं एंड काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। बट डू इट करेक्टली, दैट इज द मेन पॉइंट। We could feel this strain on various muscles. आपने inner thigh का तो जो आपने ऊपर पैर करके खींचा, hamstring जो था, that was feeling. You could feel that, and I very rightly said it's not doing exercise, but to do it correctly. Important correction is required. आप कम एक्सरसाइज करो, but correct करो. That is more important. Absolutely. मैं सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, sure. बताइए। सब बहुत ये controversial subject है of people jogging. Physics में when you hit the ground with a force, the ground hits you back. Since the ground is solid, every pressure comes on your knees. This is what generally we've been taught. But अब young people करते हैं, फिर older people marathons होते हैं, तो हमको jog करना चाहिए नहीं. My personal feeling is हम excite हो जाते हैं younger आदमी को देखते हुए, but looking at I wouldn't like. So does that is bad for the knees? What you mean to say younger people को jog करना चाहिए या आप elderly individuals को jog करना चाहिए? Jog करने नहीं चाहिए. अगर jog करना तो sand पे करो, घास पे करो. Toronto में there is a core concrete for jogging. Don't jog on solid grounds where the ground is tough. बालू के ऊपर जॉग करो तो there is no. Right. But हम लोग दूसरे को देख के सोचते हैं थोड़ा हम भी कर लें. Is it bad at our age? Yes, definitely. I won't advise you to jog at this type of age because see, मैंने जैसे बोला कि degenerative process जो है वो after 60 years it starts उसकी acceleration decline होने की बढ़ जाती है as compared to the younger individuals. जो 20 to 23 years में जो हमारा bones formation या bone की formation होती है वो आफ्टर 60 जो होती है वो बहुत कम बोन्स बननी बहुत कम हो जाता है बनना. सो बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर्स इट्स बेटर कि वी शुड ट्राई टू आप अपनी एरोबिक्स में और जो अपनी स्ट्रेंथनिंग में एज कंपेयर टू दीज हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस ना करने की बजाय अगर आप अपनी स्ट्रेंथनिंग में फोकस करेंगे तो वो ज्यादा आपके हेल्प करेगा आपको. You're quite right. That instead of a treadmill, it is better to do a cross trainer because what you're doing cardio. Exactly. हाँ, तो आप वो cross trainer पे भी कर सकते हैं. Jogging क्यों करते हैं treadmill पे? You avoid that. I mean, my personal feeling would be that. Yes, sir. उसके वेरियस प्रिकॉशंस भी अगर प्रिकॉशंस आप फॉलो करते हैं सपोज अगर यंग एज में भी हम लोग कर रहे हैं तो देयर आर वेरियस प्रिकॉशंस देयर आर वेरियस स्ट्रेचेस व्हिच शुड बी डन आफ्टर दैट जो आपको हेल्प करेंगी उस इंजरीज को बचाने में. तो वो बहुत जरूरी है. प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर कूल डाउन, प्रॉपर स्ट्रेचेस. तो वो आपको डिफेंसिव मैकेनिज्म को एक्सेलरेट कर देते हैं जो कि आपको हेल्प करता है करने में. अब से हम हर किसी को नहीं रोक सकते हैं कि आप ये मत करो, आप वो मत करो. It's a personal opinion, it's a personal thinking of everyone. But we people always focus कि आप करो. ये हम मना नहीं करते किसी चीज के लिए, बट करो, बट प्रॉपर टेक्निक से और प्रॉपर एडवाइस से करो. एंड जितनी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है आप उतना करो. तो क्योंकि आगे जाके you will be the yes, thanks, you will be the loser. Yes. डॉक्टर रुचि, हाँ जी, एक छोटा सा जनरल क्वेश्चन ही है. हाँ जी. हम लोग हवन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में लंगर खाना होता है तो बैठना पड़ता है. राइट. अब जिसके को नी प्रॉब्लम होती है वो बैठ नहीं सकता. हाँ जी.
क्योंकि ये जगह पे जैसे हवन है तो नेचुरली जमीन पे बैठ के करना चाहिए, कोई और कीर्तन हो रहा है तो जमीन पे बैठना चाहिए। अब जिसकी कोई नी प्रॉब्लम चल रही हो, मतलब इतनी सीरियस ना हो, नी प्रॉब्लम हो, तो कहने का मतलब है कि हाउ द एक्सरसाइजेस कैन हेल्प ए पर्सन, हाउ वी कैन रियली सिट फॉर सम टाइम्स। कोई ऐसा आपके पास कोई टिप्स वगैरह हैं तो वो थोड़ा बताइए, जरा शेयर करिए जरा। या बैठे ही ना, बिल्कुल चेयर पे बैठे हैं, या चेयर पे ही बैठे हैं हमेशा, या बैठे ही ना। तो कभी कभी बैठने की जरूरत पड़ जाती है। नथिंग, यू मस्ट हैव सीन इट आल्सो। कभी भी गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, हवन करते हैं घर में, कई कई एक जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे आपको बैठना बहुत जरूरी है जमीन के ऊपर, एंड नॉट इन द चेयर फ्रॉम। परफेक्ट, हाँ जी। हाँ, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना? नहीं तो लोग तो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तो कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता कुर्सी पे बैठना। यू लाइक टू सिट ऑन द ग्राउंड एंड फील लिटिल, जिस काम के लिए उस काम को मतलब डिवोट करने के लिए। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर, वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस, whether one should do or one should not do it? It's a very tricky question, but I would like to answer it. See, देखिए कर्नल पुरी, मेरा अपना मानना है ये कि आपकी जो बॉडी है, यू नो योर बॉडी बेस्ट, ठीक है। और डिवोशन और आस्था की जो आप हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो मैंने कहीं पे सुना था, ये कहते हैं कि भगवान जो है वो अपने बच्चों को कभी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहेगा, ये नॉर्मल चीज होती है। तो अगर आपको तकलीफ है और अगर आप अपने आप को, बॉडी को स्ट्रेस देके उस पोजीशन में आप बैठ भी गए, बट आपका जो माइंड है वो कंटिन्यूसली आपको ये बता रहा है कि मुझे पेन हो रही है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सो और आपका मन जो है जिस चीज में आप जिसके लिए आए हो वो कर नहीं पा रहे हो, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, देन आई थिंक वो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा और हम अपने 100% नहीं दे पाएंगे उस चीज को। सो उसके लिए पूरी कंसंट्रेशन 100% उस डिवोशन को देना बहुत जरूरी है। तो अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है नीचे बैठना तो आप बैठिए, और अगर नहीं करती है देन कुर्सी पे बैठ के भी आप उतनी ही डिवोशन आप दे सकते हो जितना आप जमीन पे बैठ के, ठीक है। बेसिकली माइंड क्लियर होना चाहिए। बॉडी का तो क्या है, भगवान तो आपको खड़े भी, अब चर्च में हम जाते हैं तो हम लोग नॉर्मली बात कर रही हूँ कि चर्च में जाते हैं लोग, वो खड़े होके ही आस्था करते हैं। गुरुद्वारे में हम लोग माथा टेकते हैं, मंदिर में या फिर जो हमारा जो गिरजाघर है उसमें हम लोग नॉर्मली नील करते हैं। तो वेरियस पोजीशंस हैं, बट मेरा ये अपना पर्सनल मानना है कि जब आप, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, जहाँ पे आपका मन शांत है, जैसे आप वैसे बैठिए। हाँ, एक काम कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है और आपको लगता है कि आप बैठ सकते हैं 2-3 मिनट के लिए, 2-3 1-1.5 घंटे के लिए, तो बैठ जाइए, बट एडवाइजेबल नहीं होता है। जिनको नी की प्रॉब्लम होती है उनको डॉक्टर्स भी, हम लोग या डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि पैर के बाहर नहीं बैठना तो नहीं बैठना, बिकॉज वो आपको और ज्यादा आगे लाइफ लॉन्ग और ज्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा, जो कि आगे जाके और मुश्किल होगी। सो अगर आप फिर भी बैठ गए हैं तो इमीडिएटली मत उठिए, अपने नीज को थोड़ा सा बेंड कीजिए। जैसे मैंने एक एक्सरसाइज, आपको याद होगा कि सेकंड एक्सरसाइज बताई थी, लेट के टॉवल रख के नी को बेंड करना है, तो वो वाली एक्सरसाइज आप थोड़ा सा उठने से पहले अपने हाथ रख लीजिए। अब वहां पे आपको टॉवल तो मिलेगा नहीं, अपना जस्ट मुट्ठी बना के अपना हाथ रख लीजिए वहां नीचे, एंड देन प्रेस योर नी डाउनवर्ड्स, ठीक है। थोड़ा सा बेंड कीजिए, थोड़ा सा उसको सर्कुलेशन में लेके आइए, and then you try to get up with the support. So I hope I've cleared it. Quite. Thank you very much. बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। कर्नल पुरी, ऐसा होता है कि दिवाली में मैं बैठता हूँ, वो पंडित जी पूजा कराते हैं, हाँ हाँ, मेरी नीज में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 घंटे के बाद मुझे उठने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं किसी को हाथ दे के वो मुझे उठाता है, उसके बाद फिर मुझे
सोफा पे बैठना पड़ता है टू बिकम स्ट्रेट। वो आप तो मुझसे और बड़े हैं तो और ज़्यादा डिफिकल्ट, बट इनने बहुत अच्छा किया कि आपकी खुद बॉडी बताइए। डिफिकल्ट होता है हम लोगों को स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर। स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे सर, तो वो थोड़ा ये बता सकते हो स्क्रीन में कि जैसे दो बोन्स है, जब बैठता है तो इंसान वो बोन क्या 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 उसकी पोजीशन क्या होती है बोन की, कि ज्यादा टकराती हैं या क्या करती हैं? नहीं, जैसे इनने बताया कि एक मिनट डॉक्टर अविनाश, लेट मी आस्क डॉक्टर रुचि। हाँ जी। कि जैसे आपने शुरू में ना आपने स्लाइड दिखाया था, हाँ जी। आपने बताया कि एक बोन ऊपर है, एक नीचे है बोन, बीच में आपके कार्टिलेज है और साइड पे अपना फ्लूइड वगैरह है। तो जब इंसान बैठता है, जब ये बैठता है तो कौन कौन सी हड्डी मतलब कैसे कैसे मिलती है एक दूसरे के साथ, वो थोड़ा सा टेक्निकल चीज पता चल सकती है जरा? आप नॉर्मल जॉइंट की बात कर रहे हैं या ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हैं? तो नी की बात कर रहा हूँ, जो हड्डियों का आपस में मिला जब आप बैठते हो। नॉर्मल जॉइंट में क्या जब बैठते हो तो क्या पोजीशन होती है उस टाइम पे हड्डी की? देखिए we should be able to know it कि वेदर कितना हम बैठ सकते हैं, कितना नहीं बैठ सकते। हाँ जी। उसके लिए मैं बताती हूँ, you are not able to sit 100% and you are able to sit about 90%, कहीं पे 60% आप बैठ जाते हो, कहीं पे 40% भी बैठ जाते हो। तो कहने का मतलब है कि अगर आप हड्डियों की मतलब जो बोन्स की पोजीशन है बैठते वक्त, अगर प्रॉपर अगर बैठते हैं तो क्या पोजीशन होती है, अगर थोड़ा सा अलग करते हैं तो क्या पोजीशन होती है, वो थोड़ी सी वी विल जस्ट लाइक टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एट द टाइम व्हेन यू आर ट्राइंग टू सिट। ओके, आपने एक्चुअली मेरा इसका आंसर मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट अपने सेशन में दूं, क्योंकि मेरा टॉपिक ही वही था। मैं आपको आंसर दे देती हूँ, आंसर देने क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक मेरा सेशन, एवरी सैटरडे आई विल मीट यू, सो नेक्स्ट जो मेरा सेशन मैं सोच रही थी वो इसी पे था कि 3 कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं नी पेन में, which leads to knee pain. So उसमें one of the जो रीजन था, इसी में मैं डिस्क्राइब करने वाली थी कि नी पोजीशंस किस तरह की होती हैं जो हमारे नी पेन को बढ़ाती है। तो बायोमैकेनिकली थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है कि हमारे 2 बोन्स होती हैं। 2 बोन्स अगर जब स्ट्रेट हम लोग सीधा खड़े हैं तो उनके 2 बोन्स के बीच में एक कुशन है, बॉल समझ लीजिए, एक बॉल होती है जो उसको कुशन की तरह हेल्प करती है और आपस में रगड़ खाने पे हेल्प, वो रगड़ नहीं खाने देती है, ठीक है। और जब हम लोग बैठते हैं तो वो जो कुशन होता है वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर, उस कुशन में, कि वो एक्सपैंड कर जाता है। द कार्टिलेज और द फ्लूइड जो है वो एक्सपैंड कर जाती है वो बॉल। और हम अगर जैसे हम लोग इस तरह से बैठे हैं तो वो दिस इज द करेक्ट पोजीशन टू सिट। इसमें हमारा जॉइंट, ये वाली जो बोन है हमारी और जो हमारी ये वाली बोन है, इसके बीच में जो कुशन है वो एक्सपैंड हो गया है और हमें अलाउ कर रहा है वो मूवमेंट करने में। बट अगर हम इस तरह से कर लेंगे तो आप देखेंगे कि क्या होगा कि हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पे जाने की बजाय इट इज शिफ्टिंग हियर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे नी पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्ट्रेन आता है एंड जो उसपे कुशन था वो और ज्यादा उसको एक्सपैंड करना पड़ता है। तो वो बहुत ज्यादा, am I audible? हाँ, ऑडिबल, थैंक यू। तो वो एक्सपेंशन की वजह से और ज्यादा डीजनरेशन हो जाती है, या वी कैन से दैट और ज्यादा उसको प्रॉब्लम हो सकती है। सो एक्सेसिव नी बेंडिंग हमें अवॉइड करना चाहिए एंड 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा एक पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए। मेरी एडवाइस यही रहेगी। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर रुचि, कैन आई कम इन प्लीज? मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि नीचे बैठना, बहुत देर तक बैठता रहा, say 5-6 years before, लेकिन it has become difficult as usual, as everybody says. So we also go and sit on the chair, and then this is all age related. I don't think there is any problem. I feel there is no problem with me, but it's completely age related. बहुत कोशिश करके मैं जब बैठ गया तो उठ नहीं सकता that way.
So I will say that no asta in this, no anything. This is natural, and it goes with the age. If Colonel Puri agrees with me. Thank you. Thank you. Thank you, Kapoor Saab. Anji, yeah, go ahead. Any other questions? Anyone like to ask me? I hope no questions. Dr. Anurag? I think अभी questions अगर हैं तो और पूछ सकते हैं. आप पूछ सकते हैं. Yes, I am open to like if anyone wants to ask something related to knee joint or any query, कुछ theoretical में अगर नहीं समझ में आया है या फिर कुछ भी exercises, if you want me to repeat it, I can repeat it for you. I want to ask something. Yeah. हाँ जी, बताइए. हाँ जी. Can you hear me? हाँ जी, हाँ जी. Yes. हाँ जी, we can hear you. Sir, please one. Can I speak? Yes, मैम. थोड़ा सा आप थोड़ा सा like slow है आपकी आवाज. Loud. आप समझ में आ रही है? हाँ जी, हाँ जी. हम ये कह रहे थे something very funny which I want to ask कि एक last year सोफे पर हम लेटे थे और जब हम मुड़े तो हम गिर पड़े, है ना? Okay. तो जब हम गिर जाते हैं तो ये उठ नहीं पाते, तो क्या कैसे मतलब उसका एक पोजीशन आप कैन यू एक्सप्लेन? गिरे पड़े हैं जमीन पे, उठ पा नहीं रहे, ना साइड हो पा रहे ना कुछ, तो क्या करें फिर? कैसे उठे अगर कोई ना हो पास में? तो बेसिकली कोई ना अगर देखिए उसके लिए स्ट्रेंथनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नी की, नो डाउट अबाउट इट. फिर भी अगर कुछ इस तरह का फॉल हो जाता है देन आप उठने की कोशिश इमीडिएटली मत कीजिए. पहले जहां पे आप गिरे हैं आप अगर आपकी नीज में अब वो कंडीशन है कि आपकी नीज कैसे हैं, वो बड़ा डिपेंड करता है कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आपकी बेंडिंग जो है नीज की वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, राइट? स्ट्रेटनिंग एंड बेंडिंग मुश्किल हो जाएगी. दो केसेस बताती हूँ, दो सिनेरियोस बताती हूँ. एक पेशेंट है जिसको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है एंड उसकी बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग कुछ सिंपल सी पेन होती है, कभी कभी नी में पेन होती है और वो स्ट्रेटनिंग एंड बेंडिंग कुछ हद तक कर लेते हैं. तो उन केसेस में नी पेन है. हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि अगर सपोज नहीं है किसी को हमारे डिजनरेटिव चेंजेस इतने ज्यादा अभी आए, seen 80-year-old person not having degenerative changes, fit है लाइफ, अच्छी लाइफ है, उनको बहुत कम होते हैं बट होते हैं. सो उन केसेस में अगर हम लोग करें तो उनका ये है कि थोड़ा सा साइड टर्न लेके एंड देन यू गेट अप. अच्छा, ओके. अपने हाथों की हेल्प से यू जस्ट पुट द प्रेशर ओवर योर हैंड्स एंड देन यू ट्राई टू गेट अप लाइक दैट. बट अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और नी पेन बहुत ज्यादा है, बेंडिंग ऑफ नीज नहीं हो रही है, देन व्हाट वी शुड डू, एंड आप जैसे आपका केस है कि आप गिर गए हो, देन आपको बैठना है और अपने पैरों की मदद से आपको यू हैव टू स्लाइड योरसेल्फ टू सम सेफ पोजीशन, जैसे कि बेड हो गया या फिर आप व्हाट यू कॉल कि कोई आपका सोफा है. सो आपको अपने सोफे को सपोज ये है एंड देन आप उसकी इस तरह से गिर गए हैं, देन यू हैव टू सपोर्ट इट लाइक. इमीडिएटली उठे नहीं, अपने सपोर्ट लीजिए सोफे का, उसकी आर्म चेयर का, एंड देन यू ट्राई टू गेट अप ओवर दैट. अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू. मैम साउंड नहीं आ रहा. मैम साउंड नहीं आ रहा. अभी आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. थैंक यू मैम, थैंक यू. Thank you, Dr. Ruchi. Thank you.
थैंक यू जी. कीप डूइंग द एक्सरसाइजेस. यही है मोटो मेरा आज का. जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, अगर ये 5 एक्सरसाइजेस भी आप कर लेते हैं तो आपका जो मसल्स है ओवरऑल उसकी बाइंडिंग और जो सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा, एंड देन डेफिनेटली ये हेल्प करेगा आपके नीज को इम्प्रूव करने में. थैंक यू. So that will, I think, conclude the session for today. If there are no further questions, so thank you so much again, everyone, for joining. And thanks to Dr. Ruchi also, जो आपने आज इतना अच्छा सेशन लिया सबके साथ. आई होप सबने उसको एंजॉय किया, सबने उसको समझा, एंड इन द लॉन्ग रन उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. Lifestyle and lead a better life, lead a more, I would say, a healthier life. So with that, we conclude the session for today. आप सब अपना घरों में रहिए, सेफ रहिए, एंड अपना ध्यान रखिए. अपने Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Dr. Anurag. Thank you, Dr. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Yeah. Thank you.